गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ते हैं। तो हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर दिया था। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को देरी ना करके डायरेक्टली हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम में केमिकल प्रोसेस का क्या रोल होता है देखते हैं। होता क्या है बेटा, देखो हमने क्या पढ़ा था फिजिकल प्रोसेस में कि कुछ ना कुछ हमारा कांस्टेंट होता है, इतना हमें पता चलता है। चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि ए से मेरी एक रिएक्शन है जो आपकी कहाँ गई है, आपकी सी बनी है, मतलब प्रोडक्ट बना है। मैं ये बोलती हूँ कि प्रोडक्ट बना है, ये मेरा क्या है, पी है। ठीक है, जब टाइम आपका 0 था उस टाइम आपकी कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन थी, लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट नहीं बना। तो कुछ भी मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन डाला, इनिशियली जो होता है, एक चीज याद रखना, इनिशियली जब आपका टाइम 0 होता है उस टाइम पे कुछ भी चीज आपकी नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम तो हमें पता है कि आपका रिएक्टेंट शुरू ही हुआ है। हमें क्या पता कि अब ये वाली जो रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम अचीव करेगी कि नहीं करेगी। जब हमने कुछ टाइम बाद देखा तो हमने देखा ये जो आपकी रिएक्शन है इसने क्या किया, इक्विलिब्रियम को अचीव किया। और इक्विलिब्रियम में रेट जो होता है दोनों साइड में सेम होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन यहाँ से शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट भी बन सकता है। रेट क्यों, क्योंकि रेट जो होता है वो आपका सेम होता है। अब क्या आपका यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ हमने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन पढ़ा था। तो कंसंट्रेशन जो होती है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पे जो चेंज हो रहा होता है रिएक्टेंट का वो इक्विलिब्रियम में आके कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन होगी उतनी ही यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन हो जाती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तब हम बोलते हैं क्यों ऐसा होता है, बिकॉज रेट जो होता है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का वही रेट आपका बैकवर्ड रिएक्शन का भी होता है। यानी कि जिस स्पीड से आपकी क्या बन रही होती है, जिस स्पीड से आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही होती है उसी स्पीड से हमारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा होता है। ठीक है, तो जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है, बिकॉज रेट दोनों का सेम है, तो उस टाइम पे हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो थी वो हमारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो कंसंट्रेशन होता है बेटा वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बस हमें इसमें इतना ही समझना था। ठीक है, इसमें कुछ ग्राफ होता है वो हम पढ़ते हैं, इतना आप समझ कर। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो, ग्राफ पढ़ते हैं। बस इतना है कि क्या कांस्टेंट होता है, एक तो रेट सेम रहता है, दूसरा आपका कंसंट्रेशन जो होता है इक्विलिब्रियम में आके वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि ग्राफ में देखती हूँ कि a+b, हम वही रहते हैं अपना एग्जाम्पल, उससे हमने क्या बनाया, c+d आपका बनाया। ठीक है, अब इनिशियली देखो, इनिशियली तो कुछ भी चीज इक्विलिब्रियम में होती ही नहीं है। यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन ले लिया और यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया। तो हमने क्या देखा कि जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन में जो रिएक्टेंट है वो क्या होती है, आपकी रिएक्टेंट आपकी डिक्रीज होती है। तो रिएक्टेंट आपकी क्या हो रही है, रिएक्टेंट आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट आपकी डिक्रीज हो रही है इनिशियली, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जब टाइम आपका 0 था उस टाइम पे कुछ तो कंसंट्रेशन थी, कि पता नहीं क्या थी, कुछ थी इनिशियली हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन थी, उस पे आपकी रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंची है, प्रोडक्ट आपका कुछ भी नहीं बना। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता रहेगा, ये आपका टी डैश है, तो यहाँ पे आपका अगर y बनेगा तो यहाँ पे x - y हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 100 है, टाइम बढ़ा तो आपका क्या हुआ, यहाँ से कितना बन गया, 20 बन गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 80 बचा। फिर कुछ टाइम बाद टी डबल डैश आया, अब क्या होगा, 60 बना, 40 बना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, रिएक्टेंट में 60 बचेगा, है ना। तो एक टाइम आएगा जब आपका कितना बनेगा, 50 बनेगा, और यहाँ पे भी आपका 50 बचेगा। ये वाला टाइम मतलब ये जो है, यहाँ पे रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में आ गई। लेकिन इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ रही है। ठीक है, टाइम के साथ। तो हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारी बढ़ रही है। एक टाइम आएगा जब दोनों ही आपकी क्या हो जाएगी,
जब दोनों ही आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला टाइम है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये मेरा कौन सा पार्ट है, इक्विलिब्रियम है। ये आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जब आपकी रेट भी कांस्टेंट है और हमारा कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। इतना आप समझ गए। कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, उनका ग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी में उसको समझ लेते हैं, आप सब समझ जाओगे, है ना। फिर एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आज केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, है ना, ग्राफ पढ़ रहे हैं 2-3 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, कल हम रेट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम समझ में आ गया, हमें समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम में अगर मैं केमिकल प्रोसेस की बात करूं तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इनिशियली तो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। इसको ध्यान से अपने दिमाग में डाल देना। कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन आपकी होना शुरू हुई तो एक टाइम आता है जब आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। हमें कैसे पता चला? बिकॉज कंसंट्रेशन जो है आपका दोनों साइड पे सेम हो गया, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर गए। इतना हम समझ गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि रेट जो था आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल हो गया है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। देखो इक्विलिब्रियम में हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं कि किस स्पीड से वो गया, किस स्पीड से उसने इक्विलिब्रियम अचीव किया। हमने सिर्फ इतना बोला कि रेट दोनों साइड में इक्वल है। मैं रेट की बात नहीं कर रही हूँ, हम काइनेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम में हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हम रेट नहीं पढ़ रहे होते। अगर बाई चांस आपकी आ जाता है एग्जाम में कि आपके मतलब कि इक्विलिब्रियम में क्या रेट डिपेंड करता है या रेट की वो बात करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, नो आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि ये अचीव हुआ बिकॉज रेट जो था दोनों साइड से वो क्या है आपका इक्वल है, यानी कि आपकी इक्विलिब्रियम यहाँ से भी अचीव कर सकता है, वो आपका प्रोडक्ट साइड से भी अचीव कर सकता है, यानी कि रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट भी बन सकता है और सेम रेट से आपका होता है, ठीक है। आपका इतना हम समझ गए। अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, मान लो कि मैंने ऐसे बोल दिया कि आपका क्या हो रहा है इस टाइम पे A+B C+D, यानी कि मैंने इसको रिएक्टेंट मान लिया और इसको प्रोडक्ट मान लिया। मैंने बोला कि इधर से इधर तो जा रही थी रिएक्शन, लेकिन क्या हो रहा है अब इस बार मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को रिएक्शन को ला रही हूँ। अभी इधर से इधर जा रही थी, अब मैं इधर ला रही हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, उस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे तो हमारी रिएक्टेंट ये थी और ये हमारा प्रोडक्ट था। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, इस टाइम पे क्या हो जाएगा आपका ऐसे, ये आपका कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हमारा टाइम है, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारी रिएक्टेंट ये है तो रिएक्टेंट ये हो जाएगी, सॉरी ये रिएक्टेंट हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा इस टाइम पे A+B, यानी कि हम रिएक्शन कहीं से भी कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन यहाँ मतलब इक्विलिब्रियम से पहुंचने से पहले की ये बात है, हम रिएक्शन यहाँ से भी तो शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ही क्या होता है कि आप रिएक्शन कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा ग्राफ ऐसा आ जाएगा अगर प्रोडक्ट को उसने रिएक्टेंट मान लिया। इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ, कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर इतना आप अच्छे से समझ गए तो एक दो एग्जांपल देखते हैं अब। देखो आपके जो एग्जाम्पल है वो है आपका, पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो या केमिकल प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। ये भी आपका क्या होता है, डायनामिक होता है क्योंकि रिएक्शन कॉन्टिन्यूस चलती है इक्विलिब्रियम आने से पहले, ठीक। डायनामिक इन नेचर का ही होता है, स्टैटिक नहीं होता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं जो आपका दे रखा है N2 + 3 of H2 NH3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो इसका ग्राफ देखो, ध्यान से समझना। ये आपका कंसंट्रेशन है, ये आपका टाइम है। क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। ये कितना है, ये 3 मोल है। ये कितना है, ये प्रोडक्ट है, कितना भी मोल हो नीचे ही आएगा। ये कितना है, 1 मोल है।
अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटाना शुरू करूंगी तो कहाँ से शुरू करूंगी, 3 मोल जो आएगा वो ऊपर आएगा। हम रिएक्टेंट की बात करें क्योंकि प्रोडक्ट तो नीचे से शुरू होगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका ज़्यादा है, 3 मोल आपका बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी घटना शुरू हुई क्योंकि इसके पास ज़्यादा मोल है। ज़्यादा नहीं घटेगी क्योंकि इसके पास ज़्यादा मोल है। अगर मान लो कि इसका पूरा 1 मोल चले गया, इसका आपका 1 मोल चले गया, तो स्टिल इसके पास 2 मोल अभी भी रेस्ट बचा ही तो है, तो ज़्यादा नहीं घटेगा। ये आपका क्या है, ये आपका H2 है। उसके बाद आपके क्या आया, N2 डिक्रीज हुआ। N2 तो ज़्यादा घटेगा, N2 तो हमारा ज़्यादा घटेगा, N2 आपका ये हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या आया, प्रोडक्ट बनेगा, जब ये घटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या आया है, ये आपका NH3 है। ऐसे चल रहा था आपका टाइम के साथ। एक मिनट बेटा, इसको ढंग से बना लो, ऐसे ऐसे। इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे ही कर ले रहा है वो। इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम आ गया। जब आपकी कंसंट्रेशन जो हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम हो रही है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज H2 प्लस I2 आपका क्या बना रहा है, 2 ऑफ HI बना रहा है। प्रोडक्ट तो नीचे से शुरू होगा, कितना भी मोल है, ये बराबर है, चलो ठीक है, बराबर है तो एक साथ ही डिक्रीज करेगा। ये क्या है बेटा, आपका कंसंट्रेशन है। नीचे हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे। H2I2 एक साथ शुरू होगा डिक्रीज होना, ठीक है। यहाँ से आपका डिक्रीज होना, ये शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ, ऐसे करके इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे H2 प्लस I2। अब क्या होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हुआ 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 ऐसे हो गया। ये आपका 2 ऑफ HI है। कहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो गया जब हमारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम हो गई है। याद रखना मेरी बात को, रेट भी सेम होता है इक्विलिब्रियम में, होता हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन केमिकल प्रोसेस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हो जाती है वो सेम हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज को समझने की पूरी कोशिश करना, क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया है, आज हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम भी खत्म हो गया है। फिर हम रेट लॉ पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक करके चलते हैं। अभी रेट लॉ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने आज केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, कल हम रेट लॉ पढ़ेंगे। रेट लॉ की 2 कंडीशन होती है वो पढ़ेंगे और उसके साथ उसके 2 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक टॉपिक करके हम चलेंगे। आज हमने ये पढ़ा, कल रेट लॉ पढ़ लेते हैं, फिर उसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बस ऐसे करके। नेक्स्ट उसमें हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, फिर नेक्स्ट उसमें हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ऐसे करके चलेंगे, है ना। तो ये टॉपिक तो छोटा सा था, समझ आ गया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत, थैंक यू।